बदतमीज, अंधा है क्या? सर आई एम सो सॉरी, मैं बस यहाँ एड्रेस पूछने आया था, मैं निकल रहा हूँ, सॉरी सर। दिनेश शिवाय को पहचान ना ले इसलिए वो जल्दी वहां से निकल गया। तभी दिनेश जी की नजर वहां रखे पेन पर पड़ी। पेन पे बने उस एस को देख के उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये पेन, ये इस आदमी का पेन है। मिस्टर शिवाय 3 साल से कहाँ थी? हमारी कंपनी खरीदने आए थे क्या? क्या कंपनी खरीदने? उस आदमी को देख के आपको ऐसा लगता है कि वो एक समोसा भी खरीद सकता है? द रियलिटी इज कि वो मेरी फ्रेंड नंदिनी का हस्बैंड है। कोई काम वाम नहीं है उसके पास, तो मैंने सोचा उसे कुछ काम दे दूं। तो आपने उसको डांट दिया तो वो चला गया यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया यश। इस पेन को देख रहे हो, इस निशान को देख रहे हो? ये निशान उन्हीं लोगों का होता है जिनके पास। कुछ कहते कहते दिनेश जी रुक गए, मगर ये सब सुनकर अब यश की भी हालत खराब हो गई। उसने अपने चाचा के चेहरे पर ऐसा डर पहली बार देखा था। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? आप शिवाय को क्या समझ रहे हैं? मैडम, क्या आप सचमुच नहीं जानते कि आपके हस्बैंड कौन है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको ये बात बताऊं भी या नहीं। इसका मतलब शिवाय सर उज्जैन में है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। मुझे अपनी टीम को अलर्ट करना पड़ेगा। मैडम, ये लीजिए शिवाय सर का पेन। दिनेश जी की बातें सुनकर नंदिनी की हालत खराब हो गई। आखिर मतलब क्या है इन सब बातों का? कौन है ये शिवाय? दिनेश अंकल तो एक्स आर्मी में हैं, वो उससे क्यों डर रहे हैं? नंदिनी घबराई हुई वहां से घर पहुंची और गुस्से से बोली, शिवाय कौन हो तुम? मैं तुम्हारा पति शिवाय महेश्वरी। बकवास बंद करो। ये पेन और इस पर बना ये निशान, क्या मतलब है इसका? तुम्हारे वहां से जाने के बाद इस पेन और इस निशान को देखकर दिनेश जी पसीना पसीना हो गए। हो कौन तुम, बताओ मुझे। ये पेन तो मुझे वो बंदर छाप धंत-मंजन के साथ फ्री में मिला था। ये तो मैंने यूज भी आज पहली बार किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दिनेश जी ने इस पेन पर बने निशान को कुछ और समझ लिया हो। वरना तुम ही बताओ नंदिनी, अगर ये पेन इतना जरूरी होता तो क्या मैं उसे वहां छोड़कर आता? क्या नंदिनी मान जाएगी शिवाय की ये बात? कैसे एक पेन को देखकर बड़े आदमी के छूट गए पसीने? क्या यही है वो पेन जो लाएगा शिवाय का राज सबके सामने? जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप। तभी नंदिनी को किसी का फोन आ गया और वो वहां से चली गई। अगली शाम नंदिनी की कॉलेज रीयूनियन पार्टी थी। हाय हाय नंदिनी, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। पर ऐसी भी क्या जल्दी थी कि तू ज्वेलरी पहनना भूल गई? ओप्स, सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। तेरा पति तुझे चप्पल तक दिला नहीं सकता तो नेकलेस तो दूर की बात है। खैर देखो, मेरे पति ने कल रात ही मुझे 3 करोड़ की नेकलेस गिफ्ट की है। सही लग रही है ना? पिछले कुछ दिनों से उसकी कंपनी बड़े लॉस में चल रही थी और वो किसी इन्वेस्टर की तलाश में थी। इस पार्टी में उसका अमीर क्लासमेट देव भी आया था, जो कॉलेज के दिनों में उस पर लाइन मारता था। उसने सोचा क्यों ना वो देव से ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा लेगी। हाय देव। तभी उसका पति शिवाय बुके लेकर वहां आ गया। अंदर क्लब की भीड़ में शिवाय की आंखें नंदिनी को ढूंढ रही थी। जब उसने नंदिनी को एक कोने में वाइन पीते देखा, वो तुरंत दौड़कर उसके पास गया। नंदिनी उसे देखते ही नाराज हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या गंदे से कपड़े पहनकर आए हो? चप्पल पहनकर आ गए हो तुम? होटल वालों ने अंदर आने कैसे दिया है तुम्हें? नंदिनी, तुम अपना ये फोन भूल थी घर पर, मैं ये लौटाने आऊं तुम्हें। और ये बुके क्या है सब कुछ? तुम शायद भूल रही हो कि आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताने आया हूं। वहां खड़ा हर शख्स अब शिवाय, देव और नंदिनी को देख रहा था। नंदिनी, बस एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा। ये फूल देख रहे हो? तुम्हारी औकात इन फूलों की तरह है मेरी जिंदगी में।
निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। नंदिनी चलो मेरे साथ। अरे क्या बवाल कर रखा है यार। नंदिनी बेबी रिलैक्स, तुम्हारा पति नकार है, मैं नहीं। बोलो कितना पैसा चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़ या 10 करोड़? देव, तुम मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स करूंगा, आफ्टर ऑल तुम मेरी दोस्त जो हो। लेकिन मेरी एक शर्त है, 2 करोड़ के लिए तुम्हें पूरी शाम मेरी गोद में बैठना होगा। 10 करोड़ के लिए तुम्हें अपनी 1 रात मेरे नाम करनी होगी। बोलो मंजूर है? आदमी, ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये बेचारा मेरी मदद कर रहा था। अभी क्या, अभी माफी मांगो, माफी मांगो। माफी? मेरी चप्पल भी उससे माफी नहीं मांगी नंदिनी। तुम चलो मेरे साथ। यहाँ कौन है शिवाय महेश्वरी? मैं हूं शिवाय महेश्वरी, और अगर मरना नहीं चाहते तो निकल जाओ यहां से अपने चंडू मंडू को लेकर। बंद करो ये बच्चों का खेल, एक नहीं एक साथ सबके सब। महाकाल की सौगंध, तुम में से आज कोई भी अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगा। आओ। हेडशॉट, ये कैसी पलटन भेजी तूने? सबके सब माचिस के तिल्ली की तरह ढेर हो गए। ये तो मेरे सबसे खतरनाक आदमी थे, मैं खुद वहां था। क्या हेडशॉट? बाप रे बाप, वो तो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गुंडा है। उसकी नजर जिस पे पड़ी समझो उसके दिन गए। तू थोड़ी देर और रुक जा, आ रहा है इन सब का पाप। थोड़ी ही देर में 10 जीपों का कॉन्वॉय पार्टी के बाहर आकर रुक गया। अंदर खड़े लोगों की सांसें थमी हुई थी। हेडशॉट क्लब के अंदर आया। देव ने आंखों से शिवाय की तरफ इशारा किया। हेडशॉट ने तुरंत अपनी गन निकाली और शिवाय पर तान दी। कैसी खिलौनी शर्त, तुम आप ये शादी क्यों करवाना चाहते हैं? मैं अपनी नस काट लूंगी अगर किसी ने भी मुझे उस शिवाय से शादी करने के लिए कहा तो। नंदिनी, प्लीज 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 स्टॉप इट। ये चाकू हटाओ। नहीं माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपने देखा है उस शिवाय को, गरीब, अनपढ़, फटे पुराने कपड़े पहनता है। वो न जाने किस बस्ती में ले जाएगा मुझे। सब जानने के बाद भी आप लोग चाहते हो कि मैं उससे शादी करूं? पापा जी, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों अपनी पोती की जान लेना चाहते हैं आप? अगर आज के आज आपने ये रिश्ते को नहीं तोड़ा तो मैं आप पे केस कर दूंगी। चलो ठीक है, तो फिर एक केस मैं भी कर दूं तुम पे। नंदिनी की पापा की मौत से पहले क्या सच सामने आया था याद है ना? अगर चाहती हो कि वो सच दोबारा सामने ना आए तो इस रिश्ते के लिए खुद भी मान जाओ, मेरी बेटी को भी शादी के लिए मनवा लो। बुढ़ा पागल हो गया है, 101 लड़कों के रिश्ते ठुकरा चुका है। लगता है ये बुढ़ा ना अपनी पोती की शादी होने ही नहीं देगा। अरे 100 क्या 500 लड़कों के रिश्ते ठुकरा सकता है ये। और ये बुढ़ा कोई आम बुढ़ा नहीं है, देश का सबसे रईस बुढ़ा है ये। बजाज इंडस्ट्रीज का मालिक है मुकेश बजाज। और ये जब किसी भी शख्स से अपनी पोती की शादी करवाएगा ना तो पूरी दुनिया देखते रह जाएगी। मैडम जी, इस बार ऐसे रिश्ते लेकर आए नंदिनी बिटिया के लिए कि आपको पसंद आएगा ही। जिस तरह से मुकेश बजाज ने अपनी पोती के लिए बड़े से बड़े नाम को ठुकराया था, वो देखकर सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये जानने के लिए कि आखिर वो चाहते क्या थे। पापा जी,
ये देखिए, ये ऐसे लड़के ढूंढ के लाए हो मेरी पोती के लिए। गेट आउट! पापा जी, क्या आप मेरी बेटी को जिंदगी भर कवारी रखना चाहते हैं? इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं, आप सबको मना क्यों कर रहे हैं? What's the problem? इनमें से कोई भी हमारी नंदिनी के लायक नहीं था। जब नंदिनी के लायक कोई लड़का मिल जाएगा तब करवा देंगे उसकी शादी। अच्छा, लायक नहीं है? यश मल्होत्रा, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। उसके पहले जो लड़का आया था वो अगले ही महीने क्रिकेट टीम का कैप्टन बनने वाला है, और उसके पहले जो आया था वो लड़का हमारे प्रधानमंत्री का भतीजा था। हाय दादाजी। हाँ बेटे। डन। तो क्या हुआ? नंदिनी मुकेश बजाज की इकलौती पोती है। उसके लिए मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगा जिसे देखकर दुनिया देखती रह जाएगी। पता नहीं कौन से राज्य का राजकुमार ढूंढ रहे हैं आप मेरी बेटी के लिए। तुझ में अक्ल है या नहीं है? नहीं मालिक। 1000 रुपए का जूता खराब कर दिया। सफेद जूते पे कोई काला पॉलिश करता है? माफ कर दीजिए मालिक, गलती तो इंसान से होती है ना। गलती कर रहा है, ऊपर से जबान भी लड़ा रहा है। रहने दीजिए मालिक, बच्चा है बेचारा, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब तू मुझे सिखाएगा किससे किस तरह बात करनी है? औकात में रह के बात कर मुझसे। तू भी इस दुकान में जूते पॉलिश का ही काम कर रहा है, और तुझे इस पर बहुत दया आ रही है ना? ये ले, अब ये जूता तू साफ करेगा। चल साफ कर। और तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? अंदर जा। मुकेश जी, आप यहाँ क्या सेवा कर सकता हूँ? मिस्टर शिवाय, मैं मुकेश बजाज, शहर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बजाज कंस्ट्रक्शन का मालिक। आप प्लीज मेरी पोती नंदिनी से शादी कर लीजिए। जी, मगर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? और आपकी पोती मुझ जैसे बूट पॉलिश वाले से शादी क्यों करेगी? मैं सबके सामने ये सब नहीं बता सकता। अब प्लीज मेरे साथ में आइए। शिवाय, मुझे पता है कि असल में तुम कौन हो, और ऐसे बूट पॉलिश वाले बनकर क्यों रहते हो? क्या? लेकिन आपको ये सब, बाकी का सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। लेकिन शादी के बाद तलाक की ऐसी घिनौनी शर्त, तो आप ये शादी क्यों करवाना चाहते हैं? और आपको मेरे बारे में सब कैसे पता? शादी के बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। शिवाय को अपना राज छुपाने के लिए इस शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ा। मुकेश बजाज ने जब नंदिनी की मां रेखा को इस शादी की बात बताई तो बजाज मेंशन में हंगामा हो गया। करोड़ों के मालिक हैं हम, और आप अपनी पोती का रिश्ता एक बूट पॉलिश वाले से करके आ गए। मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। नंदिनी की शादी उस बूट पॉलिश करने वाले शिवाय के साथ ही होकर रहेगी। ये शादी बहुत ही जरूरी है। इस शादी के बाद नंदिनी की जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। बदलेगी नहीं, बिगड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी वो। आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा पापा जी? ठीक है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं मम्मी जी से बात करती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, देखिए ना पापा क्या बोल रहे हैं, प्लीज समझाइए इन्हें। इन दोनों की शादी होनी जरूरी है। मैंने खुद अपने खास पंडित से इनकी कुंडलियां मिलवाई हैं। उस लड़के का नंदिनी की जिंदगी में आना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये रिश्ता खुद ऊपर वाले ने तय किया है। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? कुंडली में जो कुछ भी लिखा रहेगा क्या हम उसे मान लें? ठीक है, अगर आप भी मेरा साथ नहीं देंगी तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही अपनी बेटी को इस शादी से बचा के रहूंगी। मैं अपनी नस काट लूंगी अगर किसी ने भी मुझे उस शिवाय से शादी करने के लिए कहा तो। नंदिनी, प्लीज 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 स्टॉप इट। ऐसा मत कर। स्टॉप इट, स्टॉप इट, प्लीज कुछ मत करना। ये चाकू हटाओ। नहीं माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपने देखा है उस शिवाय को, गरीब, अनपढ़, फटे पुराने कपड़े पहनता है वो, ना जाने किस बस्ती में ले जाएगा मुझे। सब जानने के बाद भी आप लोग चाहते हो कि मैं उससे शादी करूं? नहीं नहीं नंदिनी, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। शादी के बाद शिवाय यहीं पर रहेगा हमारे साथ में।
तुम्हें अपने ऐशो आराम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं फिर भी उससे शादी नहीं करूंगी। और अगर दादाजी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। स्टॉप इट, एक मिनट, मैं समझाती हूँ। पापा जी, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों अपनी पोती की जान लेना चाहते हैं आप? अगर आज के आज आपने ये रिश्ते को नहीं तोड़ा तो मैं आप पे केस कर दूंगी। चलो ठीक है, तो फिर एक केस मैं भी कर दूं तुम पे। नंदिनी की पापा की मौत से पहले क्या सच सामने आया था, याद है ना? अगर चाहती हो कि वो सच दोबारा सामने ना आए तो इस रिश्ते के लिए खुद भी मान जाओ, अपनी बेटी को भी शादी के लिए मनवा लो। मुकेश बजाज की इस एक चेतावनी ने रेखा का मुंह ऐसा बंद किया कि वो नंदिनी को अपने साथ लिए वहां से चली गई। ये सब क्या चल रहा है? वक्त आने पर रेखा को सब कुछ बता दूंगा, पहले शादी तो हो जाए। अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता था। शादी का सच बिना जाने रेखा और नंदिनी को हाँ करनी ही पड़ी। शादी का दिन नजदीक आ रहा था, पर अब तक नंदिनी शिवाय से एक भी बार नहीं मिली थी। ये बात शिवाय को अंदर से खाए जा रही थी। कल हमारी शादी है, लेकिन हमारे बीच अब तक ठीक से बात तक नहीं हुई है। ना वो मेरे फोन का जवाब देती है, ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करती है। ऐसे लगता है जैसे नंदिनी मुझे अपनाना ही नहीं चाहती है। एक बार शादी हो जाने दो, नंदिनी तुम्हें अपना लेगी। आप कहना क्या चाहते हैं? आपने तो कहा था कि नंदिनी ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद लग रहा है कि आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती कर रहा हूं तो क्या? ये मेरे और मेरी पोते के बीच का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। मुकेश जी, आप शायद भूल रहे हैं कि मुझे अपनाना आपके परिवार की मजबूरी होगी, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं। अच्छा, इतना एटीट्यूड? ठीक है, तोड़ दो शादी, लेकिन फिर मैं भी लोगों को बता दूंगा कि तुम बुट पॉलिश करने वाले नहीं हो, पर असल में तुम कोई और ही हो। मुकेश बजाज ने ऐसा जाल बुना था कि कोई भी उससे बच नहीं पाया था। और अगले दिन ना चाहते हुए भी बजाज परिवार की इकलौती बेटी की शादी बूट पॉलिश करने वाले शिवाय से हो ही गई। अब तो बता दीजिए, आप क्यों चाहते रहे हम दोनों को इस रिश्ते में बांधना? बताइए कि मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या हासिल हुआ है आपको? बेटा, इस शादी मैंने इसलिए करवाई क्योंकि दादाजी क्या हो रहा है? दादाजी क्या हो रहा है? शिवाय, शिवाय कुछ करो नहीं, कि क्या हो रहा है? उठिए दादाजी, प्लीज उठिए। नंदिनी, तुम्हारे दादाजी नहीं रहे। मगर दादाजी के मरने के अगले ही दिन से शिवाय के बुरे दिन शुरू हो गए। नंदिनी और उसकी माँ आए दिन उसकी बेइज्जती करते। कभी शिवाय से बर्तन धुलवाए जाते, कभी घर का पोछा लगवाया जाता। एक दिन नंदिनी की कॉलेज की पुरानी दोस्त रिया घर आई। तुमने क्या नया नौकर रख लिया है घर के लिए? मैं नौकर नहीं, नंदिनी का पति हूँ। क्या? नंदिनी का पति? तूने क्या छुप के घर के नौकर से ही शादी कर ली नंदिनी? हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। मेरी किस्मत पर हंसना बंद कर दो। तो इस फटीचर को तलाक क्यों नहीं दे देती? दादाजी ने शर्त ही ऐसी रखी है कि मैं इसे तलाक नहीं दे सकती। छोड़ इसे। जब से पनौती आया है, ना तो दादाजी रहे और कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई है कि क्या बताऊं। तुझे पता है, मुझे बहुत अर्जेंटली 5 करोड़ की जरूरत है। अरे तो तू यश से क्यों नहीं बात करती? वो अपना कॉलेज फ्रेंड, वो तो अभी इंडस ग्रुप का मालिक भी है। और तुझे तो याद ही है कि वो कॉलेज टाइम पे तुझ पर राइट। यश ने पहले भी नंदिनी को छोटी मोटी चीजों में मदद की थी। खास बात यह थी कि नंदिनी जानती थी कि यश इन मददों के बहाने उस पर डोरे डाल रहा है और उस पर बुरी नियत रखता है। मगर वो इन सब बातों को इग्नोर करके भी उससे हेल्प लेती रही, क्योंकि उसे अपने करियर में आगे बढ़ना था। ऐसे में जब नंदिनी की मीटिंग यश के साथ फिक्स हुई तो शिवाय उसकी कार ड्राइव करके उसे ऑफिस तक ले आया। हेलो नंदिनी,
इतनी देर कैसे लग गई तुम्हें? सब ठीक तो है? ऑल ओके? यहाँ ऑल ओके। आई एम सो सॉरी, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। कम। वैसे ये कौन है तुम्हारा ड्राइवर? मैं नंदिनी का पति शिवाय। हो पति, हस्बैंड। हाय, आई एम सॉरी शिवाय, एक्चुअली मुझे पता नहीं था। वैसे तुम करते क्या हो? क्या बिजनेस है तुम्हारा? वो दरअसल मेरे पास काम नहीं है। मैं दरअसल ज़रा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो। ये गरीब फटीचर को नंदिनी जैसी लड़की मिल गई, वाह। खैर मेरे लिए तो अच्छा ही है। अब इसे जाल में फंसाने के लिए बस थोड़े से पैसे फेंकने की जरूरत है। अरे कोई बात नहीं, मैं नंदिनी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे हमारी कंपनी में एक जगह खाली है, बताओ करोगे काम? डोंट वरी, तुम नंदिनी के हस्बैंड हो, मैं तुम्हें अच्छा काम ही दूंगा। ओह शिट, आई एम सो सॉरी नंदिनी, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। बाय। क्या जरूरत थी बताने की कि तुम मेरे पति हो? और तुमने ये भी बता दिया कि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है। ये सब बताया तो बताया, जब वो तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा था तो हाँ क्यों नहीं बोल रहे थे? कब तक तुम्हें ऐसे बैठाकर खिलाऊंगी मैं? नंदिनी, मुझे इस यश की नजर कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो तुम्हारी कंपनी को बचाने के लिए पैसे नहीं दे रहा है, वो तुम्हें इसलिए पैसे दे रहा है क्योंकि उसकी बुरी नजर है तुम पर। शट अप। तुम्हें पता भी है एक कंपनी को चलाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। ऐसे निठल्लों जैसे बहाने मत बनाओ तुम। पता नहीं क्या सोचकर दादाजी ने तुम्हें मेरे सर पर सवार कर दिया है और खुद स्वर्ग से धार गए। नंदिनी देखो, ऐसी बात नहीं है। देखो, मुझे 5 करोड़ चाहिए और अगर नहीं मिले तो मुझे तुम्हारी तरह बर्तन धोने पड़ेंगे, जो मैं नहीं करने वाली। तो बेहतर यही होगा कि तुम यश का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लो। पता है अगर दादाजी की शर्त नहीं होती ना तो कब का तलाक दे चुकी होती मैं तुम्हें। ठीक है नंदिनी, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, करूंगा मैं नौकरी। गुड। हिलना मत, मेरा नाम हेडशॉट है और आज तक मेरा निशाना कभी नहीं चूका। तुम सब लोग अपनी पार्टी एंजॉय करो, इसको तो मैं अपने ठिकाने पे ले जाके निपटाऊंगा। और अगर इसकी एक एक हड्डी नहीं तोड़ी तो कहना। अभी कुछ देर पहले ही गुंडों से लड़ने वाला शिवाय वहीं जम गया। हेडशॉट के आदमियों ने शिवाय को पकड़ लिया और वहां से ले गए। नंदिनी और देव भी उनके पीछे निकल गए। शिवाय हेडशॉट की कार के पीछे डिक्की में बंधा पड़ा था। गाड़ी एक सुनसान जंगल के बीच पहुंची। जैसे ही उन्होंने डिक्की खोली, सबके चेहरे का रंग उड़ गया। शिवाय वहां से गायब था। ये कैसे हो सकता है? गाड़ी तो कहीं रुकी भी नहीं है। चलती हुई गाड़ी से बंधा हुआ आदमी भाग कैसे सकता है? तभी हेडशॉट की नजर वहां पड़े एक पेन पर गई। उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। ये पेन उसका है क्या? हाँ, वो भिकमंगा इसी से पेपर साइन करता है। तुम लोग जानते भी नहीं हो कि तुम लोगों ने क्या किया है। तुम लोगों ने तो मुझे मरवा ही दिया। मेरा सारा का सारा धंधा खत्म हो जाएगा। अगर तुम भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कहीं जाकर छुप जाओ, क्योंकि अब तुम लोग भी नहीं बचने वाले हो। अवंतिका को यहां से इज्जत के साथ बाहर ले जाओ और गाड़ी में बिठाओ, शिवाय ने हेडशॉट से कहा। हेडशॉट ने तुरंत अवंतिका को बाहर गाड़ी में बैठाया और भागते हुए शिवाय के सामने वापस आ गया। खेल में अचानक पासा कैसे पलट गया था, अवंतिका को जरा भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस खुश थी कि आज महाकाल ने एक फरिश्ते को भेजकर उसकी इज्जत और जान दोनों बचा ली थी। आप तो वही है, हेडशॉट ने शिवाय से कहा। उसकी आंखों में उसका डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन वहां मौजूद विकी को हेडशॉट के इस डर का कारण समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो किसी से कुछ पूछ पाता, हेडशॉट ने शिवाय के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा,
मुझे माफ कर दो मेजर, मुझसे गलती हो गई। आप मुझे सजा दो, आप मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। उसकी ऐसी हालत देखकर शिवाय आराम से सोफा पर बैठा लाइटर से खेलते हुए मुस्कुरा रहा था। ये वही लाइटर था जो हेडशॉट ने 5 साल पहले उस लड़ाई के बाद देखा था, जिसमें मेजर ने अंडरवर्ल्ड किंग को हराया था। उस लाइटर पर मेजर गुदा हुआ था। कुछ सेकंड्स के बाद शिवाय ने लाइटर को टेबल पर रख दिया और हेडशॉट की तरफ देखते हुए विकी को सुनाने के लिए बोला, यहां पर अभी कुछ लोग कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि मुझे मेरे पैरों में गिरना होगा, मेरे बाप को भी मेरे पैरों में गिरना होगा, माफी मांगनी होगी, वगैरह वगैरह। शिवाय के मुंह से यह बात सुनते ही हेडशॉट का दिमाग और खराब हो गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए बोला, इसका दिमाग खराब हो गया था मेजर, कुछ भी बकवास किए जा रहा था। और तुम शायद अवंतिका को मारने भी वाले थे। गलती हो गई मेजर। हेडशॉट ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। विकी को अब तक समझ में आ गया था कि शिवाय कोई छोटी मोटी चीज नहीं था। अगर विकी वक्त रहते शिवाय से माफी नहीं मांगेगा तो शिवाय इसी वक्त उसकी जान ले सकता था। ऐसे में वो भी शिवाय के पैरों में आकर गिरा और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे फिर ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मां कसम, मैं कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगा। शिवाय ने विकी को हीन भावना से देखा और बोला, तुमने जो आज किया है वो माफी के लायक नहीं है। ऐसी हरकत तो कोई जानवर भी नहीं करता है। तुझे आज माफ कर भी दिया तो भी इस बात की क्या गारंटी है कि तू आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा? शिवाय की यह बात सुनकर विकी सहम गया और हिचकिचाते हुए बोला, मेजर, मैं अपनी मां की कसम खा रहा हूं। मैं अपनी मां की कसम झूठी नहीं खाता। आज से हर औरत को देवी मानूंगा। शिवाय उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, काश तुझे इस बात का एहसास पहले से होता, क्योंकि मैं तुझ जैसे राक्षस को सजा दिए बिना छोड़ने वाला नहीं हूं। उसने हेडशॉट को देखा और बोला, इस मामले में तुम मेरी मदद कर सकते हो? शिवाय का भरोसा जीतने का हेडशॉट के पास इससे अच्छा मौका नहीं था। उसने तुरंत कहा, जी मेजर, आप बस बताइए इसे कौन सी सजा दूं? शिवाय ने जवाब में गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम तो मुझे जानते हो ना हेडशॉट, मेरी तरह सोचो और इसे सजा दो। कहकर शिवाय खड़ा हुआ और बाहर चला गया। हेडशॉट ने विकी के ही कुछ गार्ड्स को बुलाया और बोला, इसे खड़ा करो, जल्दी जाओ। गार्ड्स तुरंत विकी की तरफ बढ़ने लगे। यह सुन के विकी और भी घबरा गया और उसने कहा, नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। साले, ज्यादा बोल रहा है। अगर तू लड़कियों के साथ ऐसा वैसा कर सकता है तो हम भी तेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। हेडशॉट ने चिल्लाते हुए कहा। इधर नाइट क्लब के बाहर अवंतिका पहले से ही शिवाय की गाड़ी में बैठी थी। शिवाय ने भी कार में बैठने के लिए दरवाजा खोला ही था कि तभी नाइट क्लब के अंदर से विकी के चिल्लाने की आवाज आई। यह सुनकर अवंतिका ने शिवाय की तरफ देखा और बोली, ये कैसी आवाज थी? क्या पता, अंदर कुछ हुआ होगा। तुम फिक्र मत करो अवंतिका। और उसने अपनी गाड़ी चालू कर ली। वैसे तुम हो कौन और तुम्हें किसने बताया कि मैं यहां हूं? अवंतिका ने यह सवाल शिवाय से पूछा। अवंतिका के मन में यही चल रहा था कि कहीं शिवाय वही लड़का तो नहीं जिसने 12 साल पहले उससे प्रॉमिस किया था। इससे पहले कि शिवाय अवंतिका की इस बात का जवाब दे पाता, अवंतिका का फोन बज उठा। यह रेखा का फोन था। उसका नाम देखते ही अवंतिका का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। फिर भी अवंतिका ने फोन उठाया और उधर से रेखा ने कहा, बेटा, मैंने बस यही पूछने के लिए फोन किया था कि तू अभी विकी के साथ ही है ना? उसका यह सवाल सुनते ही अवंतिका भभक उठी और चिल्लाते हुए बोली, आप जैसी औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैं आपकी बात मान के यहाँ आई और यहाँ आकर मुझे पता चला कि आपने मुझे उस हैवान को बेच दिया है। ये सुनते ही रेखा का भी पारा गर्म हो गया। वो समझ गई थी कि अवंतिका विकी के साथ नहीं थी। ऐसे में उसने कहा, तुम मेरे ऊपर चिल्ला रही है? तुझे तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए था, वरना तुझे विकी जितना अमीर आदमी क्या कभी मिल पाता?
ये सब आपने मेरी जिंदगी बनाने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी बनाने के लिए किया है। पैसे लिए आपने उससे मेरे बदले में। लेकिन तेरी प्यारी दादी को तो सब पता ही था ना, उन्होंने ही तुझे समझाया था वहां जाने के लिए। अब सभी लोग एक जैसे ही हो। ये कहते हुए अवंतिका का गला भर आया था, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। शिवाई जो कि बगल में बैठा था वो सारी बातें सुन रहा था। उसे भी अवंतिका के लिए बुरा लग रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने अवंतिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अवंतिका रिलैक्स, तुम अब सेफ हो, फिक्र मत करो। रेखा ने शिवाई की यह आवाज पहचान ली थी। उसने गुस्से में कहा, तू इसके साथ क्या कर रहा है? नंदिनी को डिवोर्स देने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा क्या? रेखा की यह बात सुन के अवंतिका शॉक्ड हो गई। उसने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि शिवाय और कोई नहीं बल्कि नंदिनी का एक्स हस्बैंड था। लेकिन अब अवंतिका को रेखा की एक भी बात नहीं सुननी थी और अवंतिका ने कॉल काट दिया। पर अभी भी अवंतिका के आंसू नहीं रुके थे। उसके दिल में बहुत कुछ था जो वो बाहर निकालना चाहती थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने रोते हुए कहा, मेरी जिंदगी खराब है। पहले तो मुझे उस लड़के ने धोखा दिया जिसके इंतजार में मैं पागलों की तरह बजाज फैमिली की हर बात मानती रही, इस उम्मीद में कि एक दिन वो लड़का आएगा। लेकिन मैं ही पागल थी जो उसकी बातों में आ गई। और अब ये दादी। अवंतिका को ये कहते सुनकर शिवाय का दिल उसके लिए टूट रहा था। उसने अवंतिका की तरफ देखते हुए कहा, महाकाल जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, वो तुम्हारा बुरा कभी नहीं करेंगे। शिवाय ने समझाया और अवंतिका को अपने आंसू पोंछने के लिए रुमाल दे दिया। उसने शिवाय से रुमाल लिया और अपने आंसू पोंछने लगी। अब अवंतिका भी थोड़ी शांत थी। उसने पहले एक नजर शिवाय को देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें ठीक से थैंक यू तक नहीं बोला। आज तुम टाइम पर नहीं आते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अच्छा, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि मुझे आने में काफी देर हो गई। बीते 3 सालों को याद करके शिवाय ने धीमी आवाज में कहा। अवंतिका शिवाय की बात सुन नहीं पाई। उल्टा उसने शिवाय से पूछा, तुम वही हो ना जिसकी बातें ऑलमोस्ट पूरे शहर में होती है, निकम्मा हस्बैंड, राइट? सॉरी, एक्चुअली लोग तुम्हारे बारे में यही कहते हैं, लेकिन मुझे तो तुम कहीं से भी निकम्मे नहीं लगे। बल्कि तुम जैसा हस्बैंड किसी लड़की को मिल जाए तो उसकी जिंदगी जन्नत हो जाए। यह सुनकर शिवाय शर्मा गया और उसने एक नजर अवंतिका पर डाली। फिर बात का रुख मोड़ते हुए अवंतिका ने वो सवाल पूछा जो वो जानने के लिए बेसब्र थी। और तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे विकी के पास भेज दिया गया है? तुम्हारे किसी रिश्तेदार को बात करते हुए सुन लिया था। अब मैडम, अगर आपके सारे सवाल खत्म हो गए हो तो क्या मैं खुद सवाल पूछ सकता हूं? अवंतिका यह सुनकर शिवाय की तरफ देखने लगी। तुम ठीक हो ना अवंतिका? शिवाय की आवाज में हल्की चिंता थी। अवंतिका ने धीरे से हां में सिर हिला दिया। वैसे तुम रहती कहां? तुम्हें कभी बजाज मैंशन में देखा नहीं। हॉस्टल में? हॉस्टल में क्यों? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, अवंतिका ने कहा। शिवाय ने उसे 1 सेकंड के लिए देखा और बोला, तुम्हारा मन नहीं होता उस जगह को छोड़कर किसी अच्छी जगह पर रहने का? मन तो मेरा काफी चीजों का होता है, लेकिन बजाज फैमिली ने मुझे मेरे मन की कभी करने ही नहीं दी। और तो और मुझे बचपन से अपना बर्थडे तक मनाने नहीं दिया गया। रेखा आंटी का कहना है कि मैं जब से पैदा हुई हूं उस दिन से उनके परिवार को ग्रहण लगे हुए हैं। मैं उनके परिवार के लिए श्राप हूं। शिवाय ने यह सुनकर एक पल के लिए अवंतिका को देखा और बोला, तुमने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया? अवंतिका ने ना में सिर हिला दिया। उसकी आंखों में उसकी उदासी साफ नजर आ रही थी। यह देखकर शिवाय ने एक गहरी लंबी सांस ली और कहा, अब तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। शिवाय ने मन ही मन अवंतिका से वादा करते हुए कहा। कुछ देर के बाद दोनों अवंतिका के हॉस्टल पहुंच चुके थे। जब अवंतिका शिवाय को सी ऑफ करके हॉस्टल के गेट पर पहुंची तो गेट पे वार्डन ने अवंतिका को रोका और डांटते हुए बोली, कितनी बार बोला है कि टाइम पर नहीं आई तो सारी रात बाहर रहना पड़ेगा? सॉरी,
कल से नहीं होगा। अवंतिका ने सिर नीचे करके कहा। वार्डन ने गेट पर खड़ी शिवाय की गाड़ी देखी और फिर अवंतिका की तरफ देखते हुए कहा, चल अब अंदर जा, और आज के बाद मुझे मेरे हॉस्टल के आसपास ये बॉयफ्रेंड का नाटक नहीं चाहिए। कार में बैठे शिवाय को ये सारी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो वार्डन की ये बातें सुन तिलमिला गया। फिर सोचने लगा कि वो अब अवंतिका की जिंदगी में कुछ गलत नहीं होने देगा। जिस लड़की का उसने इतने सालों से इंतजार किया, आज शिवाय को वो मिल चुकी थी। तुरंत शिवाय ने अपना फोन निकाला और एक कॉल मिलाया। दिनेश जी, इंदौर का सबसे शानदार होटल बुक करिए। ओके सर, किस डेट और किस ओकेजन के लिए? 28 दिसंबर, बर्थडे सेलिब्रेशन। डन सर, समझ गया मैं। अच्छा सुनो, एक और काम है तुम्हारे लिए। शिवाय ने दिनेश को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और कॉल कट होते ही शिवाय सोचने लगा, अवंतिका के साथ अच्छा नहीं हुआ। बजाज फैमिली को तो अब मैं दिखाऊंगा। अगले दिन सुबह नंदिनी की मां रेखा का फोन बजा। उसने फोन रिसीव किया तो पता चला कि यह इंडस ग्रुप के एक सेक्रेटरी का कॉल था। गुड मॉर्निंग मिसेस बजाज, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि आपको आपकी बेटी की बर्थडे पार्टी की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर दिनेश सब खर्चा संभाल लेंगे और मिस बजाज के लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया है हमने। क्या? मिस्टर दिनेश, इंडस ग्रुप के जनरल मैनेजर, मेरी बेटी के लिए? ओके ओके, थैंक यू। यस मैम। रेखा ने जैसे ही कॉल काटा वैसे ही वो खुशी से झूम उठी कि तभी रेखा के फोन पर एक न्यूज हेडलाइन की तरह नोटिफिकेशन आई। इंडस ग्रुप ने पूरे प्लाजा होटल को मिस बजाज की बर्थडे पार्टी के लिए किया बुक। साल का सबसे महंगा सेलिब्रेशन। ये न्यूज देखकर रेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोच लिया था कि अब बजाज फैमिली की किस्मत बदलने वाली थी। अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए वो दौड़कर नंदिनी के रूम में गई। सोती ही रहेगी क्या? ये देख। रेखा ने नंदिनी को जोर से हिलाया। क्या यार मम्मी, कभी तो सपना पूरा करने दो। सपने में प्लाजा होटल में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। आंखें मसलते हुए नंदिनी ने कहा, अगर मैं कहूं कि तेरा सपना पूरा हो गया तो फिर? रेखा ने पूरी बत्तीसी निकालकर हंसते हुए कहा, वो कैसे मॉम? तुझे पता है, अभी इंडस ग्रुप के जनरल मैनेजर मिस्टर दिनेश के सेक्रेटरी का कॉल आया था। वो कह रहा था कि मिस्टर दिनेश ने मिस बजाज यानी तेरे बर्थडे के लिए पूरा प्लाजा होटल बुक किया है। ये देख, लेटेस्ट न्यूज। नंदिनी इतनी एक्साइटेड थी कि उसने रेखा से फोन छीनकर ये न्यूज पढ़ी और फिर बेड पे खड़ी होकर डांस करने लगी। Oh my God, oh my God, oh my God, Mom! This is the best day of my life! देख ले बेटा, वो मनहूस शिवाय तेरी जिंदगी से गया और हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आ गई। नंदिनी और रेखा की जिंदगी में ये खुशियां कितने दिन टिकने वाली थी? शिवाय किस तरह से बजाज फैमिली से बदला लेगा और इतने वक्त बाद शिवाय को मिली खुशियां क्या बरकरार रह पाए? सुबह सुबह हॉस्टल के बाहर शिवाय कैब में अवंतिका का इंतजार कर रहा था। अवंतिका हॉस्टल से बाहर निकली और ये देखकर चौंक गई कि वहां शिवाय खड़ा था। चलो मेरे साथ। लेकिन कहां? अवंतिका ने असमंजस में पूछा। क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं? शिवाय ने मुस्कुराते हुए कार का दरवाजा खोला। अवंतिका भी खुशी खुशी कार में बैठ गई। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, शिवाय ने कहा। कल रात के बाद अवंतिका भी शिवाय पर भरोसा करने लगी थी, क्योंकि शिवाय ने उसे इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला था। बिना किसी सवाल के वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। तकरीबन आधे घंटे में वो दोनों इंदौर शहर के सबसे पॉश एरिया निपानिया पहुंच गए, जहां एक से बढ़कर एक ऐसी इमारतें थी जिन्हें देखकर आंखें खुली की खुली रह जाए। अवंतिका भी ये देखकर एक पल के लिए दंग रह गई। फिर उसने शिवाय से पूछा, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? ये तो हाई एंड रेजिडेंशियल एरिया है। घर लेना तो दूर की बात है, मैं यहां का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम ज्यादा मत सोचो और चलो मेरे साथ, शिवाय ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। अवंतिका ने फिर शिवाय को टोकते हुए कहा, क्या तुम यहां मेरी नौकरी लगवाओगे? मैंने सुना है यहां पैसे तो अच्छे मिलते हैं, पर मेरी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है कि मुझे यहां नौकरी मिल सके। तुम समझ रहे हो ना? अवंतिका की इतनी दिल दहला देने वाली बातों का वो क्या जवाब दे, ये शिवाय समझ नहीं पा रहा था।
उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम एक बार अंदर तो चलो, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतने सालों तक जिल्लत भरी जिंदगी जीने के बाद अवंतिका को अच्छी चीजों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से ये बात उसकी सोच से भी परे थी कि आज शिवाय उसके लिए यहां घर खरीदेगा। वो दोनों अंदर गए। आगे अवंतिका चल रही थी और पीछे पीछे शिवाय। अवंतिका को देखते ही सेल्स वुमन खुश हो गई। आज अवंतिका ने हल्के गुलाबी रंग की कुर्ती पहनी थी। उसके बाल हवा में लहराते हुए उसके चेहरे को छू रहे थे। कल तक उसकी आंखों में जो डर था वो आज एक अलग चमक में बदल चुका था। सेल्स वुमन ने खुद से कहा, फाइनली आज एक अच्छा घर बिक जाएगा, मेरे कमीशन का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अवंतिका के पीछे देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा था कि लड़की इतनी सुंदर लग रही है तो साथ में आने वाला आदमी भी अमीर होगा। लेकिन शिवाय की हालत देखते ही वो समझ गई कि ये बस दूर से घर देखने आए थे, खरीदने नहीं, क्योंकि इतने महंगे घर खरीदने की औकात उनकी लग नहीं रही थी। हेलो मैम, हेलो सर, क्या आप यहाँ घर देखने आए हैं? आई थिंक आप गलत जगह पर आ गए हैं। यहाँ के मकान बहुत महंगे हैं। आप प्लीज किसी सस्ते एरिया में जाकर विजिट कीजिए। थैंक यू। ये कहकर सेल्स वुमन जाने के लिए मुड़ने लगी। अवंतिका का सिर शर्म से झुक गया। तभी शिवाय ने सेल्स वुमन को रोकते हुए कहा, मैडम, मुझे इस एरिया का सबसे महंगा विला दिखाइए। यह सुनते ही वहां खड़ा हर शख्स दंग रह गया और शिवाय को घूर कर देखने लगा। तभी सेल्स वुमन बोली, सर, आपको पता होगा कि ये एरिया इंदौर का सबसे पॉपुलर एरिया है और यहाँ सबसे महंगा घर 3 करोड़ का है, जिसमें आपको 50% पहले ही जमा करना होगा। सेल्स वुमन की यह बात सुनते ही शिवाय ने कहा, तो क्या, जो भी है मैं खरीदूंगा, मुझे घर दिखाओ। मुंह बनाते हुए सेल्स वुमन ने शिवाय को देखा और बोला, सर, आप पक्का घर लेना चाहते हैं ना? क्योंकि हम बहुत कम लोगों को यहां एंटरटेन करते हैं। लेकिन शिवाय ने बिना डरे कहा, आपको लगता है हम यहां टाइम पास करने आए हैं? आप हमें दिखा दो, हम अभी ले लेंगे। अब सेल्स वुमन को गुस्सा आ रहा था। उसने इतना जिद्दी इंसान आज तक नहीं देखा था। वो सोचने लगी कि क्या बहाना बनाकर शिवाय को ऑफिस से बाहर निकाले, और ये चीज अवंतिका ने उसकी आंखों में देख ली थी। उसने भी झिझकते हुए शिवाय के कान में कहा, अभी यहां से चलते हैं शिवाय, वरना ये लोग हमें धक्के मार कर यहाँ से निकाल देंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप। अवंतिका तो सच से काफी दूर थी। शिवाय ने उसे बस एक नजर देखा और वो कुछ कहने ही जा रहा था कि उसी समय पीछे से एक तेज चिल्लाने की आवाज आई। मैंने बाहर लोगों को बात करते हुए सुना है कि यहाँ कोई पागल घर खरीदने आया है। शिवाय ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने रेखा नंदिनी के साथ खड़ी थी। नंदिनी और रेखा पास की ही एक शॉप में नंदिनी की बर्थडे ड्रेस खरीदने आई थी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी को तलाक देने के बाद मेरा निकम्मा दामाद अचानक इतना अमीर बन जाएगा कि करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद सकेगा। आसपास के लोग भी अब शिवाय को नीची नजरों से देखने लगे थे। लेकिन यह बात अवंतिका से बर्दाश्त नहीं हुई। हालांकि वह शिवाय से कल ही मिली थी, पर इतनी सी मुलाकात में ही उसे यह मालूम हो गया था कि शिवाय एक नेकदिल इंसान है। इसी वजह से उसने दांत पीसते हुए रेखा को जवाब दिया, तमीज से बात करो, अब ये तुम्हारी बेटी का पति नहीं है। अवंतिका को अपने बचाव में बोलते देख शिवाय का दिल भर आया, और शायद ये पिछले 3 साल में पहली बार हुआ था कि कोई उसके लिए भी सोचने लगा था। वो बहुत प्यार से अवंतिका को देखने लगा। ओहो, देखो तो ये भी है। अगर तुम बोलती नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम भी यहाँ हो। तुम दोनों एक साथ, ये कब हुआ? लो देख लो सब इस बेशरम को। मेरी बेटी के तलाकशुदा पति के साथ अब ये गुलछर्रे उड़ा रही है। बगल में खड़ी नंदिनी भी चिल्ला पड़ी, माँ बेटी एक जैसी ही निकली। इसकी माँ ने मेरे पापा को फंसाया था और इसने मेरे पति को फंसा लिया। अपनी मां के बारे में सुनते ही अवंतिका का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिवाय ने अवंतिका के आंसू देखकर तुरंत कहा, नंदिनी, पहले तो मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं, एक्स हस्बैंड हूं। और अवंतिका तुम्हारी जैसी नहीं है जो लड़कों के पीछे पैसों के लिए भागे।
मुझे तो तुम माँ बेटी की हरकतों से लगता है कि अवंतिका की माँ नहीं बल्कि आप दोनों बेशर्म हो। शिवाय को भी अपना फेवर लेते देख अवंतिका ने पहली बार एक अलग सा कॉन्फिडेंस महसूस किया। उसे ऐसा लगा मानो अब उसे किसी का डर नहीं और अब वो शिवाय के साथ पूरी दुनिया जीत सकती थी। अच्छा, तो अब ये 2 कौड़ी की लड़की तुम्हारे लिए इतनी जरूरी हो गई कि तुम हमसे लड़ रहे हो? यह सुनते ही शिवाय को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अवंतिका के कोमल हाथों ने उसे रोक लिया। आज शायद अगर अवंतिका उसे नहीं रोकती तो वो सारी हदें पार कर देता। हाउ इम्प्रेसिव! अच्छा हुआ मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। तुम्हारे जाते ही इंडस ग्रुप के जनरल मैनेजर ने इंदौर का सबसे महंगा होटल मेरे बर्थडे के लिए बुक किया है। अब समझे तुम कितने मनहूस थे मेरे लिए। ये कहते हुए नंदिनी और रेखा जोर जोर से हंसने लगी। अगल बगल खड़े लोग नंदिनी को घूरने लगे। ये खबर फ्रंट पेज पर थी, इसलिए सब जानते थे कि इंडस ग्रुप ने पूरा प्लाजा होटल मिस बजाज की बर्थडे पार्टी के लिए बुक किया है। पर वो लड़की नंदिनी थी, ये देखने के बाद वहां खुसुर फुसुर होने लगी। क्या कहा तुमने? इंडस ग्रुप के मैनेजर ने होटल बुक किया है, वो भी नंदिनी तुम्हारे लिए? नहीं तो क्या अवंतिका के लिए किया है? नंदिनी चिल्लाकर बोली। शिवाय ने दिनेश को अवंतिका के लिए प्लाजा होटल बुक करने के लिए कहा था, जो हो भी गया था। लेकिन शिवाय ने दिनेश से यह भी कहा था कि ऐसा कंफ्यूजन पैदा करे जिससे नंदिनी और रेखा को लगे कि यह पार्टी नंदिनी के लिए रखी गई है। शिवाय इस वक्त अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था, वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था और इसके लिए अवंतिका की बर्थडे पार्टी से अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता। अवंतिका, चलो यहां से। मुझे नहीं लगता इनके पास कोई अच्छा घर होगा भी, हम कहीं और देखते हैं। शिवाय इतना बोलकर अवंतिका के साथ वहां से जाने लगा, लेकिन रेखा अब शिवाय को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने टोकते हुए कहा, फटीचर आदमी, अगर मैं तुम्हें यहां घर खरीदने का मौका दे भी दूं तो भी तुम यहां कुछ नहीं ले पाओगे। और तुम कह रहे हो कि यह जगह बेकार है। अगर औकात है तो घर लेकर दिखाओ यहां। मैं शर्त लगाती हूं कि तुम एक दरवाजा भी नहीं खरीद पाओगे। इस समय वहां खड़ा हर शख्स शिवाय पर हंस रहा था। बगल में खड़ी सेल्स वुमन भी शिवाय को घूर रही थी कि तभी शिवाय ने रेखा की तरफ देखा। तुम्हें लगता है कि मैं अमीर होने का नाटक कर रहा हूं? शिवाय ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अगर नहीं कर रहे तो खरीद लो ना 3 करोड़ का मकान। रेखा भी चिढ़ते हुए बोली। शिवाय को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अवंतिका का हाथ छोड़ा और तमतमाते हुए प्रॉपर्टी डीलिंग ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी कार में जाकर बैठ गया। देखा, मुझे पता था ये फटीचर यही करेगा। डर और शर्मिंदगी से अवंतिका को भी यहीं छोड़ गया। ले देख ले अवंतिका, किस यूजलेस इंसान के साथ थी तू। अवंतिका भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शिवाय उसे छोड़कर गाड़ी की तरफ क्यों चला गया। उसने सिर झुकाया और खुद भी ऑफिस से बाहर जाने लगी कि तभी शिवाय एक ब्रीफकेस के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कहां जा रही हो अवंतिका? अपना नया घर नहीं खरीदोगी? इतना कहते ही उसने अवंतिका को एक छोटी सी स्माइल दी और वापस अंदर ले गया। फिर उसने सेल्स वुमन के सामने 3 करोड़ रुपए रख दिए। इस वक्त सबका मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर इतने पैसे शिवाय के पास आए कहां से? रेखा तो नोटों से भरा बैग देखकर वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी और नंदिनी रेखा की हालत देखकर घबरा गई, मगर रेखा बेहोश होने का दिखावा कर रही थी। मैं अभी के अभी पूरी पेमेंट कैश में करूंगा और तुम्हारा उसमें कोई कमीशन नहीं होगा। यह तुम्हारे लिए सबक है ताकि तुम आगे किसी से भी बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचो। शिवाय ने गुस्से से सेल्स वुमन से कहा। अवंतिका भी यह सारा मंजर देखकर चौंक गई। उसने पीछे से शिवाय की शर्ट की स्लीव्स कसकर पकड़ ली। शिवाय समझ गया था कि अवंतिका डरी हुई है, इसलिए उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे फौरन शांत किया। नंदिनी वहीं खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसे बहुत जलन हो रही थी। तुम मेरा शक सही निकला, तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। ओ गॉड अवंतिका, मुझे लगता था कि तुम थोड़ी तमीजदार लड़की हो, पर मैं गलत थी। तुम्हें भी डोरे डालने के लिए मेरा ही पति मिला था। और शिवाय, डिवोर्स के समय मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था। मैं तुम्हारी नौकरी लगवाना चाहती थी, पर तुम भी डिस्गस्टिंग निकले। अब मेरा मुंह मत देखो, आओ और मेरी मां को उठाओ। अगर यह पहले की बात होती तो शिवाय तुरंत दौड़कर रेखा को उठाता,
लेकिन अब मामला बदल चुका था। शिवाय ने नंदिनी के कहने पर भी रेखा को इग्नोर कर दिया और रजिस्ट्री अवंतिका के नाम करवाने लगा। तभी वहां खुशी से भागते हुए मैनेजर आया और पूछने लगा कि किसने खरीदा वो मकान, जल्दी बताओ। सेल्स वुमन ने डरते हुए शिवाय की ओर इशारा किया, इन्होंने सर। लेकिन जैसे ही मैनेजर ने शिवाय की ओर देखा, वो बौखला गया और गुस्से से बोला, यह क्या मजाक है? इसकी हालत देखकर लगता भी है कि यह 3 करोड़ का मकान ले पाएगा। पक्का इसने ये पैसे चोरी किए हैं। जल्दी पुलिस को फोन लगाओ और इसे पकड़ कर रखो, ये कहीं जाने ना पाए। कॉल द पुलिस नाउ। इतना सुनते ही अवंतिका के पैरों तले जमीन खिसक गई और बगल में खड़ा शिवाय भी शॉक्ड हो गया। अब क्या होगा शिवाय के साथ? क्या सच में उसे चोरी के इल्जाम में पुलिस ले जाएगी? अवंतिका कैसे बचाएगी शिवाय को इस मुसीबत? आप सही बोल रहे हैं, जरूर इसने ये सब कहीं से चोरी किया होगा, वरना कल तक तो ये हमारे टुकड़ों पर पलता था और एक ही दिन में इतने पैसे कहां से आ गए बताओ? मैनेजर की पुलिस को बुलाने की धमकी सुनकर रेखा झट से खड़ी हो गई और तुरंत आग में घी डालते हुए उसने ये कहा। यह बात सुनकर मैनेजर का शक यकीन में बदल गया। उसने शिवाय से पूछा, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या सच में ये सारे पैसे आपके हैं या नहीं? शिवाय को मैनेजर की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने जवाब में कहा, अगर पैसे मैं लेकर आया हूं और मेरी ही कार से लाया हूं तो ये बिल्कुल मेरे ही है। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पैसे मेरे नहीं है? आप बिना जाने मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? रेखा ने अपनी बात से सभी के मन में शिवाय के खिलाफ शक भर दिया था। सभी की शक भरी नजरों की वजह से अवंतिका भी डर गई और उसने शिवाय का हाथ पकड़ लिया। अवंतिका का शिवाय के करीब आना नंदिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। आपके पास इन पैसों का कोई रिकॉर्ड नहीं है और जैसा कि इन्होंने बोला, उस हिसाब से आपके पास इतने पैसे होना नामुमकिन है। मैनेजर ने रेखा की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी बीच में रेखा कूद पड़ी और बोली, ये जरूर उन्हीं लोगों के पैसे होंगे जिन्होंने इसको घर तक लिफ्ट दी थी। तेरे दोस्त थे ना वो, तूने उनसे चोरी की। अब मैनेजर को रेखा की बातों पर यकीन हो चुका था, क्योंकि उसकी नजर में भी शिवाय एक मामूली आदमी ही लग रहा था जो इतने पैसे रखने के काबिल नहीं था। ऐसे में मैनेजर ने शिवाय को धमकी देते हुए कहा, अगर अब आपने हमें सच नहीं बताया तो मैं आपको चोरी के केस में अंदर करवा दूंगा। नहीं, ये पैसे इनके ही है, अवंतिका ने जोर देते हुए कहा। लेकिन रेखा ने उसकी बात को तुरंत काटा और बोली, तो खुद हमारे टुकड़ों पर पलती है और आज एक लड़का मिला तो भूल गई खुद की सच्चाई। इस बात का अवंतिका कोई जवाब नहीं दे पाई। इन सभी बातों के बीच मैनेजर किसी के साथ फोन पर बात करने चला गया। कुछ ही सेकंड्स के बाद वो वापस आया और बोला, मैंने पुलिस को बुला लिया है, कुछ ही देर में वो आ रही हैं। इसी बीच शिवाय ने अपना फोन निकालकर दिनेश को कॉल करना चाहा, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके फोन की बैटरी डेड थी। यह गलती नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें, शिवाय ने मैनेजर से कहा। मैनेजर उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर बाद पुलिस भी आ गई। पुलिस को देखकर अवंतिका घबरा गई। जैसे ही शिवाय को पुलिस ले जाने लगी, वैसे ही अवंतिका मैनेजर के पास दौड़ी। प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, शिवाय को बचा लीजिए प्लीज। शिवाय को यह देखकर गुस्सा आया। उसने दूर से चिल्लाया, नहीं अवंतिका, यहां किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं है। ये सब पछताएंगे, महाकाल की कसम पछताएंगे। लेकिन अवंतिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि शिवाय को पुलिस बेवजह ही ले जा रही थी। शिवाय को जाता देख अवंतिका की आंखों से आंसू टपकने लगे। लेकिन तभी उसे यह महसूस हुआ कि वो तो शिवाय से सिर्फ एक दिन पहले ही तो मिली थी, तो उसे जाता देख वो रोने क्यों लगी थी? क्यों शिवाय को जाता देख उसका दिल दुख रहा था? यह नजारा देखकर रेखा और नंदिनी आपस में हंसने लगी और वहां से निकल गई। उधर पुलिस शिवाय को अपने साथ ले आई थी। इंटेरोगेशन रूम में शिवाय टेबल की एक तरफ चेयर पर बैठा था और दूसरी तरफ एक हाई रैंक ऑफिसर रवि बैठा था। उसकी उम्र 40 साल के करीब थी। उसके चेहरे से लीडरशिप क्वालिटी साफ झलक रही थी। ऑफिसर के पीछे 2 कांस्टेबल्स भी खड़े थे। अगर तू मुझे सब सच सच बता देगा तो हो सकता है मैं तुझे जाने दूं, लेकिन अगर मुझसे होशियारी करने की कोशिश की तो सालों के लिए अंदर डाल दूंगा। अब बता, कहां से पैसे चुराए तूने? मुझे पता है किसी के पास से भी इतने अमाउंट में कैश देखकर कोई भी उसे चोर ही समझेगा,
लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, ये पैसे मेरे हैं। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? जेल में जाने का शौक है? मैं आपको सब सच ही बता रहा हूं। आपने इंडस ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा। वही कंपनी ना जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। जी हां, मैं उसका चेयरमैन हूं। जैसे ही शिवाय ने यह बात कही, वैसे ही पहले तो दोनों कांस्टेबल्स हंसने लगे। शिवाय, जो कि सीरियसली अपनी बात बता रहा था, वो भी हैरान हो गया कांस्टेबल्स का चेहरा देखकर। तभी ऑफिसर ने हाथ से इशारा करके दोनों को चुप रहने के लिए कहा और शिवाय से बोला, तू होश में तो है? देख, अगर इस बारे में झूठ बोलेगा तो अभी अंदर कर दूंगा। शिवाय ने जवाब में कहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो इंडस ग्रुप में कॉल करके आप पूछ लीजिए। इतनी बड़ी कंपनी का नंबर हमारे पास कैसे हो सकता है? वैसे एक बात बता, क्या डिवोर्स का इतना बड़ा सदमा लगता है कि आदमी पागल ही हो जाता है? शिवाय की आवाज अब शांत हो चुकी थी। उसने इंस्पेक्टर रवि से शांति से कहा, अगर आप मुझे मेरा फोन चार्ज करके दे दें तो मैं कॉल करके किसी को बुला लूं। शिवाय की सीरियस टोन सुनकर रवि भी गंभीर हो गया। उसने कांस्टेबल को इशारा करते हुए कहा, जा इसका फोन लेकर आ, मैं भी तो देखूं कौन है ये। कांस्टेबल बाहर गया और उसने शिवाय का फोन चार्ज किया। जब वो लौटा तो उसके हाथ में शिवाय का फोन था। उसने बिना कुछ कहे फोन शिवाय की ओर बढ़ा दिया। शिवाय ने तुरंत फोन मिलाया और उसने कुछ सेकंड्स की बातचीत के बाद कॉल काट दिया। उसके चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। बिना किसी झिझक के उसने फोन टेबल पर रख दिया। तभी पुलिस स्टेशन में अवंतिका एक छोटा सा बैग लिए अंदर आई। वो एक पुलिस वाले के पास गई और बोली, सर प्लीज आप शिवाय को छोड़ दो। कौन शिवाय? शिवाय महेश्वरी, अभी कुछ देर पहले ही उन्हें यहां लाया गया है। अच्छा, वो अंदर रूम में पूछताछ चल रही है। फिर अवंतिका ने अपना छोटा सा बैग उस पुलिस वाले को दिया। ये क्या है? चौंकते हुए उस पुलिस वाले ने पूछा। उसने बैग खोलकर देखा तो पता चला कि उसमें कुछ पैसे थे। ठीक है, आप वहां बैठो, मैं बताता हूं, और इस बैग को अपने पास रखिए। पुलिस वाले ने बैग को वापस अवंतिका को देते हुए कहा। अवंतिका बैग लेकर दूर किसी बेंच पर जाकर बैठ गई। तभी उसकी नजर बाहर की तरफ गई, जहां दो वकील डीआईजी के साथ दौड़े दौड़े इंटेरोगेशन रूम की तरफ भागते हुए गए। इंटेरोगेशन रूम का गेट खुला। शिवाय का चेहरा देखकर डीआईजी घबराया और आते ही रवि पर चिल्लाने लग गया, तुम्हें मालूम भी है ये कौन है? रवि डीआईजी को देखकर चौंक गया और खड़े होकर उसने सैल्यूट किया। दोनों कांस्टेबल्स ने भी रवि के साथ साथ डीआईजी को सैल्यूट किया। डीआईजी ने पूछा, किस चार्ज के अंदर तुमने इन्हें यहां पर बैठा रखा है? सर वो रवि डीआईजी को देखकर हक्का बक्का रह गया था। वो क्या लगा रखा है? ये इंडस ग्रुप के चेयरमैन है, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम? अब रवि बोलता भी तो क्या। इस बीच शिवाय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शिवाय के चेहरे से डीआईजी को यह एहसास जरूर हो चुका था कि वो खुश नहीं था। ऐसे में डीआईजी ने शिवाय से कहा, आप बाहर आराम से बैठिए, मैं इनसे बात कर लेता हूं। शिवाय ये बात सुनकर खड़ा हुआ और बाहर चला गया। डीआईजी ने वकील को इशारा किया। वकील ने रवि को कुछ पेपर्स दिए। एफआईआर लिखी? डीआईजी ने रवि से पूछा। सर वो मुझे पता था, दोबारा ऐसी गलती मत कर देना, वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी नौकरी जाएगी। डीआईजी ने रवि को वार्न करते हुए कहा। जैसे ही शिवाय बाहर आया, वो चौंक गया ये देखकर कि अवंतिका वहां बैठी थी। अवंतिका के पास जाकर बैठने पर शिवाय ने देखा कि अवंतिका की आंखों में आंसू थे। फिर अवंतिका भी शिवाय को देखकर खुश हुई। तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूं, तुम ये बताओ कि तुम यहां कैसे? पहले तुमने मुझे बचाया तो अब मेरी बारी। वैसे मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं, तो मैं अपनी सेविंग्स के पैसे ले आई, अवंतिका ने बताया। यह सुनकर शिवाय की आंखें भर आई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।